डियर स्टूडेंट, आज अपने बात करते हैं पेटेंट के अंदर पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी। ठीक है, पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी। तो इसमें क्या है, पेटेंट राइट के लिए, जो भी पेटेंट राइट के लिए आवेदन करने तथा उसका निस्तारण करने में अधिक समय तथा व्यय की आवश्यकता पड़ती है, जो भी अपने पेटेंट का अधिकार लेते हैं उनमें क्या है, उनमें क्या, एक तो समय ज़्यादा लगता है और खर्च भी ज़्यादा होता है। इसलिए क्या किया, सन 1970 में संसार के अनेक देशों ने मिलकर, संसार के वर्ल्ड के अनेक देशों ने मिलकर क्या किया था, पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी को स्वीकार किया। पीसीटी का मतलब है पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी, ट्रीटी का मतलब है संधि। तो जिसने 1978 में कार्य करना आरंभ किया, किसने, पीसीटी ने 1978 में क्या किया, कार्य करना आरंभ कर दिया था। शुरुआत में पीसीटी में 18 देश सदस्य थे। पीसीटी ने शुरुआत कब की थी, सन 1978 के अंदर। ठीक है, और 1978 के अंदर इन्होंने क्या किया था, कार्य करना शुरू किया था। उसके बाद में क्या हुआ, शुरुआत में पीसीटी के 18 सदस्य देश थे। ठीक है, पीसीटी के अंदर कितने सदस्य देश थे, टोटल 18 सदस्य देश थे। ठीक है, इसके अंतर्गत पेटेंट संबंधित आवेदन की समस्त प्रक्रिया को, जो भी पेटेंट से संबंधित समस्त जो भी प्रोसेस है को सरल बनाया गया है। जो भी पेटेंट की प्रक्रिया है उनको क्या है, एक तो सरल बनाया गया है, और इसके अंतर्गत कोई भी आविष्कारकर्ता, इसके अंतर्गत कोई भी आविष्कारकर्ता क्या है, जिन्होंने आविष्कार किया है, किसी भी देश के एक पेटेंट ऑफिस में, किसी भी देश जो इनके सदस्य है ट्रीटी के, किसी भी एक पेटेंट ऑफिस में एक आवेदन देता है जो ट्रीटी के संधि के सभी सदस्य देशों के लिए मान्य होता है। जो पीसीटी के अंदर क्या होता है, सभी एक ही ऑफिस में अगर वो डॉक्यूमेंट जमा कराता है तो वो सभी जो संसार में है उनसे सदस्य जुड़े उन सभी देशों के लिए मान्य होता है। इन्वेंटर का ट्रीटी के सदस्य देशों में किसी एक देश का निवासी होना अनिवार्य है। जो भी आविष्कार करता है उनको क्या है, जो जहां से पेटेंट की फाइल लगाते हैं उनमें से किसी एक देश का निवासी या सिटीजन होना अनिवार्य है, कंपलसरी है। इन्वेंटर एक आवेदन द्वारा सदस्य देशों में से कितने भी देशों में पेटेंट राइट के संरक्षण के लिए आवेदन कर सकता है। ठीक है, इन्वेंटर एक आवेदन द्वारा, ठीक है, एक आवेदन द्वारा क्या कर सकता है, जो भी सदस्य देश है में कितने भी देशों में पेटेंट राइट संरक्षण लेने के लिए क्या है, आवेदन कर सकता है। ठीक है, आवेदन पत्र के साथ प्रोविजनल या कंप्लीट स्पेसिफिकेशन दोनों में से किसी भी एक को आवेदन के साथ दे सकता है। या तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट देना है या कंप्लीट स्पेसिफिकेशन क्या है, दोनों में से किसी एक को क्या है वो दे सकता है आवेदन के साथ। वास्तव में यह ट्रीटी एक इंटरनेशनल पेटेंट लॉ ऑफ ट्रीटी है। वास्तव में क्या है, यह इंटरनेशनल पेटेंट ऑफ लॉ ट्रीटी है, जिसने रीजनल पेटेंट सिस्टम में लागू होता है, जिसमें क्या है, रीजनल पेटेंट सिस्टम लागू होता है। जिस रीजन के अंदर जितने भी क्षेत्र आता है उनमें क्या है, किसी भी ऑफिस में क्या है वो दे सकता है। एक ही उनका ऑफिस, जितने भी देश आते हैं उनमें क्या है, किसी का भी वो उस ऑफिस में देता है तो किसी देश के लिए उनको पेटेंट मिल सकता है। पेटेंट सिस्टम दो प्रकार के होते हैं। पेटेंट सिस्टम दो प्रकार के होता है। एक तो होता है नेशनल पेटेंट सिस्टम। क्या होता है, एक तो नेशनल पेटेंट सिस्टम। नेशनल पेटेंट सिस्टम में क्या होता है, इसमें अलग अलग देशों के लिए अलग अलग पेटेंट एप्लीकेशन देनी पड़ती है। नेशनल पेटेंट सिस्टम में क्या होता है, इसमें अलग अलग देशों के लिए अलग अलग एप्लीकेशन देनी पड़ती है नेशनल पेटेंट सिस्टम में। और दूसरा होता है रीजनल पेटेंट सिस्टम। इसमें क्या होता है, रीजनल का बताया था, रीजनल पेटेंट एक ही पेटेंट ऑफिस से, रीजनल पेटेंट एक ही पेटेंट ऑफिस से उस रीजन के अनेक देशों के लिए प्राप्त किया जा सकता है।
आपको याद रखना है नेशनल पेटेंट सिस्टम में तो क्या है, इनमें अलग अलग देशों के लिए अलग अलग एप्लीकेशन देनी पड़ती है। और रीजनल पेटेंट सिस्टम में क्या होता है, जिस रीजन में आते हैं उनके लिए सिर्फ क्या है, एक ही एप्लीकेशन देनी पड़ती है, उनमें कहीं वो पेटेंट ले सकता है किसी भी देश में। ठीक है, रीजन वाले के अंदर क्या है, सिर्फ इतना ही है, रीजन पेटेंट एक ही पेटेंट ऑफिस से उस रीजन में क्या है, एक ही एप्लीकेशन के द्वारा रीजन के अनेक देशों के लिए, जो भी उस रीजन में है, जो उस क्षेत्र के अंदर है, उनमें अनेक देशों के लिए क्या है, एक ही एप्लीकेशन दे सकता है। अब बात करते हैं इनके ऑब्जेक्टिव क्या थे। इनके मुख्य ऑब्जेक्टिव पीसीटी के, पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी के उद्देश्य क्या था, इनका मुख्य उद्देश्य आविष्कार करने वाला है। इन्वेंशन को क्या बोलते हैं, आविष्कार। आविष्कार के लिए अनेक देशों में आवेदन करने में उस व्यय तथा समय कम लगता है। आवेदन करने में अब क्या है, एक तो खर्च कम लगता है और समय की बचत होती है, तथा प्रोसेस भी सरल हो गई है। ठीक है, पीसीटी के कारण क्या है, एक तो समय कम लगता है, ठीक है, एक खर्च कम लगता है, और जो भी प्रोसेस है वो क्या है, सरल हो गई है, सिंपल हो गई है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, इनमें आविष्कार से संबंधित, जो भी इन्वेंटर से संबंधित, इन्वेंशन से संबंधित तकनीकी ज्ञान प्राप्त करना सुविधाजनक हो गया है। ठीक है, तकनीकी ज्ञान है, जो भी है, नई नई टेक्नोलॉजी है, उनसे संबंधित ज्ञान है, वो सुविधाजनक हो गया है पीसीटी के अकॉर्डिंग। कई देशों में पेटेंट राइट प्राप्त करने के लिए समस्त प्रक्रिया एक ही देश के एक ही पेटेंट ऑफिस द्वारा पूरी कराने की सुविधा प्राप्त हो गई है। जैसे रीजनल में बताया था, उसमें क्या है, उस क्षेत्र में जितने भी देश आते हैं उनमें क्या एक ही एप्लीकेशन के द्वारा क्या है, वो किसी देश में पेटेंट ले सकता था। ठीक है, नेशनल पेटेंट सिस्टम में क्या था, उनको अलग अलग देशों के लिए, जितने भी अलग अलग देश हैं उनके लिए अलग अलग एप्लीकेशन देनी पड़ती थी। उसके बाद में अपने क्या है, इंटरनेशनल फेज ऑफ पीसीटी प्रोसीजर। इसमें क्या होता है, इंटरनेशनल फेज ऑफ पीसीटी में इसमें क्या होता है, इनका है पहला पॉइंट, एक ही अंतर्राष्ट्रीय आवेदन पत्र को ट्रीटी के सदस्य देशों में से किसी भी देश के, जो भी अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी के सदस्य देशों में से किसी भी देश के एक पेटेंट ऑफिस में एक ही भाषा में देना। ठीक है, एक ही भाषा में देना है। ठीक है, एक ही लैंग्वेज के अंदर। दूसरा, उस आवेदन का एक ही पेटेंट ऑफिस, जो रिसीविंग ऑफिस होता है, में जांच होने की, क्या यह इन्वेंशन पेटेंट योग्य है या नहीं है। पेटेंटेबल का मतलब उसके लिए योग्य है या नहीं है। तीसरा पॉइंट यह है, उस आवेदन की सर्च रिपोर्ट, जो भी अपने एप्लीकेशन दी है, उस आवेदन की सर्च रिपोर्ट के साथ एक ही पेटेंट ऑफिस द्वारा प्रकाशन होकर या अन्य देशों को पेटेंट ऑफिस को भी सूचना प्रदान करना। तीसरा पॉइंट क्या है, उस आवेदन की सर्च रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, सर्च रिपोर्ट के साथ एक ही पेटेंट ऑफिस द्वारा केंद्रित प्रकाशन होकर अन्य देशों के लिए पेटेंट ऑफिस को भी सूचना प्रदान करना। ठीक है, सर्च रिपोर्ट के अनुसार क्या है, जो भी अन्य देश है उनको क्या है, सूचना देना। यह भी क्या इंटरनेशनल फेज का है। चौथा पॉइंट इसमें है, इन्वेंशन, आविष्कार के पेटेंटेबल होने या न होने की रिपोर्ट प्राप्त करना। जो भी आविष्कार है, उनके जो आविष्कार भाई पेटेंट के योग्य है या नहीं है, उनकी भी रिपोर्ट तैयार करना इंटरनेशनल फेज के पीसीटी के अंदर है। ठीक है, अब बात करते हैं, यह समस्त प्रक्रिया इंटरनेशनल फेज ऑफ पीसीटी प्रोसीजर कहलाती है। जो भी अपने 4 पॉइंट बताए थे वो पीसीटी प्रोसीजर के अंदर है, इंटरनेशनल। अब बात करते हैं पेटेंट
अमेंडमेंट रूल 2016, इनमें क्या है संशोधन रूल में क्या है, इनमें बात करें तो भारत सरकार ने, ठीक है, भारत सरकार ने प्रथम राष्ट्रीय बौद्धिक संपत्ति अधिकार पॉलिसी, जो प्रथम राष्ट्रीय बौद्धिक संपत्ति अधिकार पॉलिसी को क्या बोलते हैं, नेशनल आईपीआर पॉलिसी की घोषणा 13 मई 2016, ठीक है, ये संशोधन वाली है, 13 मई 2016 को की, जिसमें दिए गए संशोधित नियमों को, जिनमें जो भी नियम दिए गए थे उनको क्या है लागू कब किया गया था, 16 मई 2016 को लागू कर दिया गया। इनकी घोषणा तो की गई थी 13 मई 2016 को, जो भी नेशनल आईपीआर पॉलिसी है इनमें जो भी संशोधन किया गया है उनकी घोषणा 13 मई 2016 और उनको लागू कब किया गया था, 16 मई 2016 को। अब बात करते इनके मुख्य नियम क्या थे, ठीक है, इनमें मुख्य नियम ये थे, पहला नियम है आईपीआर के लिए आवेदन पत्र देने के 3 महीने, आईपीआर मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के आवेदन देने के 3 महीने के समय काल के भीतर पावर ऑफ अटॉर्नी, पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब है, अटॉर्नी को बोलते हैं मुख्तियारनामा, क्या बोलते हैं, मुख्तियारनामा, जो अपने लिख के देते हैं ना, भाई मैं इनको शब्दपूर्वक बयान करता हूँ, भाई मेरा ये वकील है या, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, मुख्तियारनामा, मैंने ये लिख के दे दिया, वो जो भी कार्य है वो करेगा। या उनका अधिकार पत्र देना, भाई मैंने इसको पेटेंट से संबंधित इनको अधिकार दिए गए हैं या प्रदीप कुमार या किसी को, ठीक है, तो ये क्या है, आईपीआर के लिए आवेदन पत्र देने के 3 महीने के समय काल के भीतर पावर ऑफ अटॉर्नी, मुख्तियारनामा बोलते हैं अटॉर्नी को, ठीक है, या अधिकार पत्र बोल लो, के लिए प्रार्थना कर सकते हैं या बायोलॉजिकल मटेरियल को जमा कराने के विषय से सूचित कर सकते हैं। या तो भाई मैं इनको अधिकार दे रहा हूं, भाई आज के बाद में जो भी पेटेंट से संबंधित है इनको ये संभालेगा या ये करेगा, ठीक है, कोई भी प्रोडक्शन लेगा या प्रोसेस है किसी भी प्रकार का है तो मैं इनको मुख्तियारनामा या अधिकार पत्र दे रहा हूँ 3 महीने के भीतर, या बायोलॉजिकल मटेरियल को जमा करा के सूचित कर सकता है। दूसरा है इसमें पेटेंट एजेंट के लिए, पेटेंट एजेंट के लिए पेटेंट ऑफिस के साथ, पेटेंट एजेंट के लिए पेटेंट ऑफिस के साथ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के माध्यम इलेक्ट्रॉनिक होने चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉनिक होने चाहिए, ठीक है, कम्युनिकेशन मतलब ऑनलाइन सिस्टम होना चाहिए, ऑफलाइन नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई भी सूचना आए तो उनको तुरंत मिलने चाहिए। तीसरा पॉइंट ये है अंतिम परीक्षण रिपोर्ट का उत्तर फाइल करने का समय एफईआर को भेजने की दिनांक से 3 महीने के भीतर होगा। जो भी अंतिम रिपोर्ट है वो 3 महीने के अंदर ही, जो भी उनका निर्णय है वो 3 महीने के अंदर ही भेजना पड़ता है, ठीक है। अंतिम परीक्षण रिपोर्ट को बोलते हैं एफईआर, फाइनल एंट्री रिपोर्ट। बात करते हैं हम रिमोट हेयरिंग आदि से संबंधित मामलों में वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा या ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन का प्रयोग किया जा सकता है। इनमें क्या है, जो भी रिमोट हेयरिंग, ठीक है, रिमोट से संबंधित है या सुनाई है तो उनमें क्या है, उनमें या तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा या ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन के द्वारा प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो इनके ये क्या थे, 4 पॉइंट थे, ठीक है। अब बात करते हैं जो भी पेटेंट अधिकार होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सक्लूसिव होते हैं, ठीक है, अपवर्जी होते हैं। वो अधिकार जिनको दिया गया है उनको ही मिलता है, ठीक है, किसी उनका मिस यूज नहीं करते, उसको क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव बोलते हैं। एक्सक्लूसिव के अंदर जो अधिकार, जैसे पेटेंट मेरे को दिया है तो मैं उसका क्या है, उन पे जैसे कोई दूसरा उनका उल्लंघन कर रहा है या दुरुपयोग कर रहा है तो उनको क्या है, उन पे मैं कार्रवाई कर सकता हूँ, ठीक है, या उनको मैं या दूसरे थर्ड पार्टी को मैं दे सकता हूँ, उनके बदले में वो क्या है रॉयल्टी देगा, उनको मैं लाइसेंस दे सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसके अधिकारों का उल्लंघन करने के विरुद्ध संरक्षण दिया जाता है। अपवर्जी में क्या होता है, इसके अधिकारों का जो भी उल्लंघन करने के विरुद्ध में क्या है, प्रोटेक्शन दिया जाता है,
जो भी इनका मिस यूज करता है उनके बदले में क्या है, उनको या तो उन पे क्या है जुर्माना पेनल्टी लगा सकते हैं या कुछ, या कोर्ट में जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट है अपने अधिकारों को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को देने या निम्नानुसार अपना प्रतिनिधि बनाने का अवसर प्राप्त होता है। प्रतिनिधि का मतलब वो है रिप्रेजेंटेटिव, में उत्तराधिकारी या इनको मैं मेरे आज के बाद में ये काम है मैं इनको सौंप रहा हूँ, ठीक है, ये भी है इन पेटेंट से संबंधित ये कार्य करेगा। दूसरा या तीसरे थर्ड पार्टी को किसी को दे रहे हैं तो वो अपवर्जी उनमें आते हैं पेटेंट वाले में, ठीक है। अब बात करते हैं इन्फ्रिंजमेंट ऑफ पेटेंट राइट। इन्फ्रिंजमेंट मतलब है उल्लंघन करना, ठीक है, उल्लंघन से संबंधित। तो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ पेटेंट राइट में क्या होता है, पेटेंट अधिकारों का क्या करना, उल्लंघन करना, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, इनकी अगर आ जाए इन्फ्रिंजमेंट ऑफ पेटेंट राइट, इनकी 2 नंबर के अंदर क्या है डेफिनेशन आ सकती है। इन्फ्रिंजमेंट क्या होता है, ठीक है, उल्लंघन क्या होता है। तो ये क्या होता है, इनमें आपको लिखना है किसी तीसरी पार्टी द्वारा, किसी थर्ड पार्टी द्वारा पेटेंट प्राप्त आविष्कार का अनाधिकृत प्रयोग करना है, ठीक है। अनाधिकृत मतलब उनका कोई अधिकार नहीं है, फिर भी वो क्या है प्रयोग करना। अनाधिकृत प्रयोग करना ही पेटेंट राइट का उल्लंघन कहलाता है। सिर्फ इन्फ्रिंजमेंट में क्या लिखूंगा, किसी थर्ड पार्टी द्वारा पेटेंट प्राप्त इन्वेंशन, पेटेंट प्राप्त आविष्कार का अनाधिकृत प्रयोग करना ही पेटेंट राइट का इन्फ्रिंजमेंट या उल्लंघन कहलाता है। ये आप 2 नंबर में लिख सकते हो। उसमें क्या होता है, या तो वो इरादतन भी हो सकता है। इरादतन का मतलब, इरादतन का क्या है, जैसे आविष्कार को संपूर्ण या थोड़ा सा बदल कर नकल करना, ठीक है। या तो जो भी अपने इन्वेंशन किया है तो उनमें क्या है थोड़ा सा चेंजिंग करके उनको क्या है, उनको उनकी नकल करना, थोड़ा सा चेंज करके। आविष्कार को संपूर्ण या थोड़ा सा नकल करके उनको अपने बदल करके अपने क्या है नकल करना, ठीक है। इरादतन परंतु दिखावे के लिए मूल इन्वेंशन जैसा, ठीक है, अपने क्या है उनकी नकल तो करे, दिखावे के लिए क्या होगा, जो भी अपने ओरिजिनल इन्वेंशन, जो भी नया अपने ओरिजिनल आविष्कार है जैसा लगने के लिए उद्देश्य से फेर बदल करके भी हो सकता है। जैसे अपने पेटेंट करवाया उनके जैसा लगने के लिए क्या है, जैसे यूपीएल वालों जैसा क्या है ट्रैक्टर ऊपर रखे वो स्प्रे वाला पंप बना रखा ना, वो क्या है उनका जैसा लग, जो उन्होंने बनाया उसी टाइप का उन्होंने क्या है दूसरों ने बना लिया, लेकिन उस टाइप का नहीं है, ठीक है, उस जैसा लगता है तो वो क्या है फेर बदल कर उस जैसा लगने के लिए क्या है वो किया है। या कभी कभी संशोधन से भी हो सकता है, या कभी कभी क्या है उनमें अपने संशोधन करते हैं उनसे भी हो सकता है, क्योंकि कभी कई व्यक्ति एक समय काल में, एक समय उसी टाइम पीरियड में क्या है में ही उसी एक इन्वेंशन पर शोध करते रहते हैं, जो इन्वेंशन उनका है उन पे क्या है शोध करते रहते हैं, फिर भी क्या है रिजल्ट एक समान आ जाता है, फिर भी क्या है लगभग एक और लगभग समान प्रकार के परिणाम प्राप्त होते हैं। कई बार क्या है रिजल्ट क्या है उनका समान आ जाता है, ठीक है, एक बराबर होता है, जैसा उनका पेटेंट लिया गया उसी टाइप का क्या है दूसरे के रिजल्ट आ जाते हैं, तो वो भी क्या है उल्लंघन वाले में, ठीक है। वास्तव में इस प्रकार के अधिकारों का उल्लंघन एक निषिद्ध अथवा प्रोहिबिटेड कार्य है, क्योंकि इसमें पेटेंट किए गए उत्पाद या उत्पाद का अनाधिकृत प्रयोग किसमें, या तो उसका विक्रय करना या उनको सेल करना या सीधा आयात करना आदि सम्मिलित है। उनका विक्रय करना, आयात करना आदि सम्मिलित क्या है, इसमें प्रोहिबिटेड कार्य है। अब बात करते हैं अल्टरनेटिव अवेलेबल विद पेटेंट ओनर इन केस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ पेटेंट राइट।
इनका मतलब ये है पेटेंट अधिकारों का उल्लंघन होने पर पेटेंट स्वामी के लिए उल्लंघन के प्रति क्या कर सकता है, अल्टरनेटिव क्या है, या तो वो कोर्ट में जा सकता है, ठीक है, या तो वो क्या कर सकता है, उनके जो भी अधिकारों का अगर उल्लंघन हो गया, इन्फ्रिंजमेंट हो गया, तो उनके क्या है, उनके बदले में या तो वो न्यायालय में पेश हो सकता है, ठीक है, या तो उल्लंघनकर्ता को आविष्कार को प्रयोग करने के लिए लाइसेंस प्रदान कराए, या भी जो भी उल्लंघन करता है उनको क्या है, आविष्कार को प्रयोग करने के लिए लाइसेंस उपलब्ध कराए, ठीक है, या उनको रॉयल्टी दिलवाए, जिनका आविष्कार है जैसे पेटेंट लिया गया है उनको क्या है, उनके बदले में उनको क्या है, रॉयल्टी दिलवानी पड़ेगी, या उनके ऊपर जुर्माना लगाए, ठीक है। तो ये क्या है, अल्टरनेटिव है, उनके अलावा क्या है, विकल्प है, ठीक है। उन्होंने किसी ने भी उल्लंघन किया या उनका दुरुपयोग किया या मिसयूज किया है, तो उनके बदले में क्या है, या तो उल्लंघनकर्ता को आविष्कार को प्रयोग करने के लिए लाइसेंस प्रदान कराए, जो भी आविष्कार को क्या है उनको लाइसेंस प्रदान कराए, या उनको क्या है, या न्यायालय का सहारा ले, ठीक है। ये 2 पॉइंट इनमें। तो इसके अलावा अपने बात करते हैं पेटेंट प्राप्त उत्पादों के प्रयोग करने में उत्पादों के अधिकारों में उल्लंघन के अपवाद कौन कौन से है, ठीक है। अपने को लगता है भाई ये पेटेंट का उल्लंघन हो रहा है, इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है, लेकिन उनके अपवाद भी है, ठीक है। एक्सेप्टेशन इन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ पेटेंट ओनर इन केस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ पेटेंट राइट, उनमें अगर अपने बात करें, कुछ कार्य ऐसे भी है जो शुरुआत में, कुछ कार्य, ठीक है, कुछ कार्य ऐसे भी है जो शुरुआत में ऐसे लगते हैं, शुरुआत में ऐसे प्रतीत होते हैं कि वे पेटेंट राइट का उल्लंघन करते हैं, इन्फ्रिंजमेंट करते हैं, परंतु ध्यान लगाकर सोचने पर, परंतु उनमें क्या है, ध्यान लगाकर सोचने पर तथा वास्तव में कानून की निगाह में इन अधिकारों का क्या है, उल्लंघन नहीं करते, ठीक है। इससे लगता है भाई इनका इन्फ्रिंजमेंट उल्लंघन हो रहा है, लेकिन वास्तव में नहीं करते हैं, जिनमें कुछ मुख्य कार्य निम्न है। जैसे बात करें मुख्य कार्य के अंदर है, जब उत्पाद का प्रयोग, जब प्रोडक्ट का प्रयोग केवल वैज्ञानिक आविष्कार, या तो वैज्ञानिक आविष्कार या संबंधित प्रयोग में किया जाता है, ठीक है, या तो वैज्ञानिक आविष्कार या उससे संबंधित प्रयोग में किया जाता है, या देश में या कंट्री में परिवहन के लिए वाहन के रूप में किया जाता है, तो वो अपवाद के रूप में नहीं आता, ठीक है। वो देश है, वो खुद के लिए क्या है, यूज कर सकती है, ठीक है। वाहन बनाने के लिए अगर किसी का वाहन के वो कॉपी कर लिया, तो वो देश के लिए क्या है, उनको यूज कर सकता है, या वैज्ञानिक आविष्कार करने के लिए, ठीक है, वो अपवाद में, ये क्या है, इनका अपवाद है। दूसरा बात करें, जब इन्वेंशन का प्रयोग ऐसी तीसरी पार्टी द्वारा किया जाता है, थर्ड पार्टी द्वारा किया जाता है, जिसको कानूनी रूप से क्या है, उनको राइट मिले हो, ठीक है। भाई अपने को ऐसा लगता है जब इन्वेंशन का अपने प्रयोग ऐसी तीसरी पार्टी द्वारा किया जाता है जिनको क्या है, कानूनी अधिकार मिले होते हैं, ठीक है। अपने को लगता है भाई ये उल्लंघन कर रहा है, लेकिन उनको क्या है, कानूनी राइट्स मिले होते हैं। जब इन्वेंशन का प्रयोग या तो अस्वैच्छिक लाइसेंस, ठीक है, उनको कमाई से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, अस्वैच्छिक लाइसेंस को बोलते हैं नॉन वॉलेंट्री लाइसेंस के अंतर्गत हो रहा हो, या जनता के हित में शासन द्वारा स्वीकृत या अधिकृत या आज्ञा के अंतर्गत हो रहा हो, ठीक है। ये भी इसमें क्या है, या तो शासन के द्वारा उनको छूट दी गई हो या अधिकृत आज्ञा दी गई हो, तो वो क्या है, अपवाद माना जाता है। या अपने बात करें, जब इन्वेंशन द्वारा बना आविष्कार स्वयं ही उत्पाद के स्वामी द्वारा, जो भी उनके मालिक द्वारा क्या किया जाता है, उसकी अधिकृति द्वारा बाजार में आ रहा हो, ठीक है, उन्हें अधिकार दे रखा है और मार्केट में आ रहा है, लेकिन अपने को क्या लगता है, वही उल्लंघन किया, लेकिन वो क्या है, अपवाद है, ठीक है। तो ये हो गया इन्फ्रिंजमेंट से संबंधित, ठीक है। ये अपवाद 4 अपवाद हो गए हैं,
ठीक है। और इनमें क्या है, पेटेंट से संबंधित आपको बताया था, पेटेंट 20 वर्ष के लिए दिया जाता है। पेटेंट के लिए क्या होना चाहिए, पेटेंट के लिए न्यू होना चाहिए, और वो क्या है, यूज में आने, उपयोग में आना चाहिए, ठीक है। और जनता को कोई लॉस, जनता के लिए क्या होना चाहिए, महंगा नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो उनको यूज करना देश के लिए क्या होना चाहिए, लाभदायक होना चाहिए, ठीक है। तो वो पेटेंट के अंदर आता है। अगर जनता के लिए कॉस्टली पड़ता है तो वो पेटेंट क्या है, रद्द कर सकती है गवर्नमेंट, ठीक है। तो आज अपने क्या क्या पढ़ा था, पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी में बता दिया, पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी के आपने क्यों इनकी शुरुआत की गई थी। इसमें क्या है, एक तो समय की बचत के लिए और व्यय, ठीक है, जिनमें कॉस्ट ज़्यादा आती है वो खर्च में क्या है, कमी आई, ठीक है। और यह प्रोसेस क्या है, सरल है, ठीक है। उनके बाद में पेटेंट सिस्टम बताए थे, एक तो बताया था नेशनल पेटेंट सिस्टम। नेशनल पेटेंट सिस्टम में क्या हो गया, उसमें नेशनल पेटेंट सिस्टम में क्या होता है, अलग अलग देशों के लिए क्या है, अलग अलग एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, ठीक है, अलग अलग पेटेंट एप्लीकेशन देनी पड़ती है। वैसे ही आपको उसमें बताया था रीजनल पेटेंट सिस्टम में क्या होता है, रीजनल पेटेंट सिस्टम एक ही पेटेंट ऑफिस से क्या है, जितने भी क्षेत्र या देश आते हैं तो वो एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है। नेशनल में अलग अलग एप्लीकेशन देनी पड़ती है, ठीक है। उनके ऑब्जेक्टिव बता दिया था, ठीक है। उनके बाद में इंटरनेशनल फेज बता दिया। उसके बाद में पेटेंट अमेंडमेंट, उसमें पेटेंट अमेंडमेंट मतलब संशोधन किया गया था, ठीक है। अमेंडमेंट का मतलब है संशोधन, ठीक है। पेटेंट अमेंडमेंट रूल 2016 के अकॉर्डिंग भारत में क्या था, जो भी नेशनल IPR पॉलिसी है वो कब इनकी घोषणा हुई थी, 13 मई 2016 को, ठीक है। ये लागू हुआ था 16 मई 2016 को, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उनके बाद में इनके मुख्य नियम ये थे, ठीक है। एक इनफ्रिंजमेंट वाला आपको याद रखना है, उल्लंघन से संबंधित क्या है, इनकी डेफिनेशन 100% आपको 2 नंबर में मिलेगी। उसमें लिखना है जब किसी थर्ड पार्टी द्वारा पेटेंट प्राप्त अन्वेषण का अनाधिकृत प्रयोग करना ही पेटेंट राइट का क्या कहलाता है, उल्लंघन या इन्फ्रिंजमेंट कहलाता है, ठीक है। तो ये पेटेंट से संबंधित आप जितना भी बताया गया वो आप पेटेंट से संबंधित पढ़ लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद। क्लास 28 होगी।